नमस्कार संगी साथी मन, मैं मोहन आपने मन के स्वागत करत ही हमारे यूट्यूब चैनल नागपुरी सदानी यूट्यूब चैनल में। संगी साथी मन, जैसे रोरे जानिला हमारे यूट्यूब चैनल में नागपुरी भाषा से संबंधित साथ ही साथ और भी विषय जैसे कि चाइल्ड पेडागोजी है या फिर हमारा साइंस है और भी अदर सब्जेक्ट्स है। इस इन सब कर तैयारी रोए मन के फ्री ऑफ कोर्स करल जाएला। साथ ही साथ आप लोग अपने मन के नोट्स भी फ्री ऑफ कोर्स उपलब्ध कराल जाएला। तो आज कर जो क्लास है एकर में जेटेट कर जो अगला सीरीज हम लेके आही उकर टॉपिक अपने मन के जैसे दिखत है देवनागरी आधारित लेखन रूप, ध्वनि, उच्चारण, वर्तनी और शुद्ध भाषा प्रयोग। तो आज कर जो टॉपिक है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चूँकि ये जेटेट कर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है के और ये के बिल्कुल हम लोग अच्छा से बिल्कुल डिटेल में देखब। ये जो मटेरियल है ये बिल्कुल हम अलग अलग किताब से रोरे मन ले लाइन ही मिलाए के, जैसे कि पीटर शांति नौरंगी कर किताब से है कुछ, शकुंतला मिश्रा और डॉक्टर उमेश नंतिवारी कर, और भी हमारा जैसे मार्गदर्शन पब्लिकेशन। तो अलग अलग किताब मन से जो है मिलाए जुलाए के रोरक मतलब जो है नोट्स तैयार करल है। तो हम आशा करब कि बिल्कुल जैसे आप देखा थी है ना कि पीटर शांति नौरंगी कर किताब में का लिखल है उकर हिसाब से बाकी किताब में का है, तो सब के मिलाए जुलाए के बिल्कुल नोट्स तैयार करल है। और हम उम्मीद करब कि एक एक टॉपिक के हम इकर में कवर करे कर कोशिश करब। भले हो सकेल कि एक वीडियो में ये संभव नहीं हुई, तो अगला वीडियो में हम बाकी जो बाँचल भाग रही उके हम जरूर पूरा कराए दो। अब तो संगी साथी मन, बिना समय गंवाले हमें के सीधे सीधे टॉपिक पे आवे चाहिए। तो चलो आज का क्लास के हमें स्टार्ट करीला। स्टार्ट करीला हमारा टॉपिक ध्वनि से। तो पहले तो समझो कि ध्वनि कर का मतलब है, ध्वनि का है कि। तो सबसे पहला है कि ध्वनि शब्द कर प्राण है कि। ध्वनि शब्द कर प्राण है कि बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला। जैसे आप ऐसे समझ ले कि जीवन जो है हमार जीवन कोई भी जीव कर जो है वह तभी जीवित रह पा सकेला जब तक उकर शरीर में प्राण है, यानी कि प्राण वायु है। ठीक है, उकर बिना जो है एक मिनट या फिर थोड़ा देर भी जो है जिंदा रहल नहीं जा सकेला। उसी प्रकार से हम बात करेला शब्द, कोई भी वाक्य या कोई भी अगर हम भाषा बोले थी उकर में शब्द एक महत्वपूर्ण एक तरह से तत्व है। और उस शब्द से ले जो है उस शब्द का भी एक प्राण है के, तो वह है ध्वनि। मतलब बिना ध्वनि के जो है शब्द का निर्माण हो ही नहीं सकेला। सही ग्रामर में कहल जाए कि ध्वनि शब्द कर प्रधान प्राण है कि। ठीक है, बगैर ध्वनि के जो है शब्द कर कल्पना ही नहीं हो सकेल। अर्थात सबसे पहले जो है शब्द आवेल कैसे, जब हमें किसी प्रकार कर ध्वनि के सुनीला। ठीक है, चाहे वह ध्वनि सार्थक हो सकेला चाहे वह फिर निरर्थक हो सकेला। चलो तो देखिए आगे थोड़ा सा बढ़ीला हमने। आगे है कि जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला, यानी कि आदमी कर मुंह से निकलेला, तो ये ध्वनि कर आपन अर्थ होएला। मतलब जब कोई आदमी कुछ बोलेला तो उस ध्वनि कर कुछ आपन अर्थ निकलेला। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से ही शब्द बनेला। ठीक है, ये तो ग्रामर कर भाग है कि सब रोने में जाना थी कि शब्द के कहला जब कोई जितना भी सार्थक ध्वनि है आपस में के जब मिलाल जाएला तो ओकर सार्थक मेल से का बनेला, शब्द बनेला। जैसे मान लियो अगर कोई कहल जाते कि राम गरु चराइक जाते, तो इकर में प्रत्येक जो शब्द है उकर एक खास मीनिंग होवेला। ठीक है, प्रत्येक शब्द कर एक खास अर्थ निकलेला और उके तरीका से अगर सजाल जाए तब जाके वाक्य बनेला। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ध्वनि, अब ध्वनि जैसे मान लिए कोई भी अलग अलग ध्वनि है, वो ध्वनि के अगर मिलाल जाए तब जाके का बनेला, शब्द बनेला। जैसे मान लेवल जाते अगर कहल जाते गमला, तो गमला में जो है ग म ल आकार ये जे भी है ना, यानी कि या फिर ग में भी अ छुपल है, तो ग हलंत जोड़ अ, ठीक है, म हलंत जोड़ अ। आगे जाके डिटेल में के देखब तो उकर में क्या है, सबकर अलग अलग जो है क्या है, ध्वनि है। और जब ध्वनि आपस में मिली तब का बनी, शब्द का निर्माण होवेला। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट या सबसे महत्वपूर्ण बात आपके याद रखे का है कि प्रत्येक ध्वनि कर, प्रत्येक ध्वनि, एक मिनट रुकब, हाँ हम ये बतात रही कि प्रत्येक जो ध्वनि,
ठीक है, सार्थक ध्वनि, उकर कुछ ना कुछ चिन्ह होवेला, ठीक है, कुछ ना कुछ चिन्ह होवेला जब ओके हमें लिखित रूप देविला, ठीक है, तो वही चिन्ह के आगे जाए के हमें वर्ण कर नाम देविला। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण देवल जाते, इके देखब अपने मन कि जैसे हर्स्व अ, दीर्घ आ, हर्स्व ई, दीर्घ ई, हर्स्व उ और दीर्घ उ। यहाँ हर्स्व हम बोला थी तो हर्ष का मतलब होवेला छोटा या छोटी, तो हम इसके कही सकीला ये छोटा अ और ये बड़ा या, फिर छोटी अ और बड़ी अ, ठीक है, छोटी ई और बड़ी ई इस तरह से, या फिर अपने मन हर्स्व और दीर्घ कही सकीला। हर्स्व का मतलब छोटा होवेला और दीर्घ का मतलब बड़ा होवेला। अच्छा, बहुत सारा ऐसा संगी साथी मन है जे इमन के ऑलरेडी आपने मन जानी ला या पढ़ी ला, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े सा डिटेल में हमें इसलिए देखा थी क्योंकि हमार ग्रुप में जो है सभी तरह का संगी साथी मन जुड़ल हुए, तो सबके जो है अर्थ समझ में आवे के चाहिए और एक एक बात, इसीलिए चलो आगे बढ़ीला हमें थोड़े सा। अब आगे अगर हम ध्वनि कर बात करेला तो ध्वनि ध्वनि में भेद नहीं होवेला, अर्थात जो ध्वनि है, जो भी आवाज है, उकर में कोई भेद नहीं होवेला। इकर कहे कर का मतलब है कि भेद लिपि में होवेला। मतलब हम ये कहती, अगर हम मान के चल कहती हम, ठीक है, कि हम कोई फूल फूल हम कोई वर्ड ले ली, ये फूल के अगर हम चाहब तो हम देवनागरी में भी लिख सकीला, देवनागरी, ठीक है, देवनागरी में भी लिख सकीला। अगर चाहब तो हम इके रोमन में भी लिख सकीला, अगर कोई चाहब तो इके कैथी में भी लिख सके ना, तो अलग अलग लिपि में इके लिखल जा सकेला, ठीक है, तो इके ले कहल जाते। लेकिन हाँ, सबे भाषा में जब इके बोलब तो इकर फूल है ना, ओके फूले पढ़ल जाई, ओकर आवाज जो ध्वनि जो है वो फूले रही, लेकिन लिखे कर तरीका अलग अलग होगी, ठीक है, लिखे कर तरीका अलग अलग होकर पीछे का है अलग अलग लिपि होगी ओकर में। तो हम ये कहल जाते कि ध्वनि का भेद जो है, भेद नहीं होवेला, मतलब ध्वनि के जो है अलग अलग अगर लिपि में भी लिखल जाए तो आवाज जब बोलबे तो निकली वो है, लेकिन हाँ ओके एक तरह से कहल जाए कि अगर अलग अलग लिपि में लिखल जाए तो लिपि जो है कर नाम अलग अलग हो जी, अलग अलग प्रकार कर लिपि हो जी, तो उखे कहल जाते कि ध्वनि भेद में नहीं होई के क्या होवेला, भेद लिपि में होवेला, अलग अलग लिपि, जैसे कैथी लिपि अलग है, देवनागरी अलग है, रोमन अलग है, संथाली अलग है, हो अलग है, तो इस सब कर अलग अलग कर ये हो कर अलग लिपि है, संथाली कर ओलचिपी अलग लिपि है, तो लिपि अलग हो सकेला, ठीक है। अच्छा, शायद कुछ कुछ ऐसे संगी साथी में होवे जो कि शायद नागरपुरी पूरी अच्छे तरह से शायद अगर समझ में नहीं आवत है तो हम बीच बीच में हिंदी में भी बताए दो। अब चलो आगे बढ़ीला। तो एके किस्म कर ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला, यानी कि एके ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखल जाए कि र के हिंदी में र हलंत जोड़ अ लिखल जाए है, ठीक है, लिखल जाए, मुदा दुयो का उच्चारण तो र ही होवेला, क्लियर है। तो भले के अलग अलग तरीका से लिखल जाए लेकिन ध्वनि ओहे निकली, इके सीधे सीधे कहल जाते। अब एक महत्वपूर्ण बात रोरे के याद रखे है कि ध्वनि मुख कर या मुख रूप से बोले कर और सुनने कर चीज है के। अगर कहल जाए कि ध्वनि का है के, तो बिल्कुल ध्वनि जो है मुख्य रूप से बोले कर सुने कर चीज है का, मतलब जो हम बोला थी उके रौरे सुना थी, ठीक है, या जो रौरे बोला ओके हम सुना भी। इसका मतलब कि जब कोई एक व्यक्ति सुन रहा है तो उसको दूसरा बोलेगा, और जब दूसरा बोल रहा है उसको कोई पहला व्यक्ति सुनेगा या कोई भी व्यक्ति सुनेगा, तो वही तो ध्वनि, ठीक है। तो ध्वनि क्या है, बोलने और सुनने का ही चीज है, ये कहा जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं आगे। आगे है कि इके है जब लिखित रूप देवल जाएला तब वर्ण कहलाएला। तो वर्ण के कहने, तो वर्ण क्या होवेला कि जब ध्वनि के लिखित रूप देवल जाएला, अर्थात जब कोई व्यक्ति कुछ बोल रहा है तो उसी आवाज को लिखित रूप दे दिया गया, उसको कोई चिन्ह दे दिया गया, तो उसी को क्या कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है। जैसे मान लिया कि हम बोल रहे हैं अ, हम क्या बोल रहे हैं अ, तो अगर हम अ बोल रहे हैं और अ को कुछ चिन्ह दे दिया गया तो यही चिन्ह जो है क्या हो गया, वर्ण हो गया। समझ में आया कि नहीं यार, क्लियर है। तो ई, जैसे हम बोल दिए ई, जैसे नागपुरी में हम बोलते हैं कि ई ओहे आदमी है के, है ना, या ऊ ओहे आदमी है के, तो हम ई बोले या ऊ बोले तो ये क्या है, एक है तो एक ध्वनि ही ना, है ना, चाहे तो हम ई बोल रहे हैं या तो फिर ऊ बोल रहे हैं, ये क्या है, एक ध्वनि।
लेकिन ई का मतलब यह और ऊ का मतलब वह हो जाता है यहाँ पर। तो जो भी हो, कोई भी मात्रा को एक हम संकेत दे देते हैं, कोई भी मात्रा बोल रहे, कोई भी ध्वनि को अगर हम संकेत दे देते हैं तो वही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। चलो यहाँ तक अपने मन के समझ में आलक हुई। अब बढ़ी ला आगे। तो एक महत्वपूर्ण बात और डेफिनेशन है, चूंकि एक एक चीज के याद रखनी चाहिए, चूंकि क्वेश्चन में अगर थोड़े सा रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेलक तो हो ही सकेला इकर में कौन सा ध्वनि सही है, या इकर में से कौन सा शब्द सही है वर्ण से रिलेटेड या ध्वनि से रिलेटेड, है ना, उससे संबंधित। तो उके चिन्ह के लिए जो है हमें के डेफिनेशन लेके एक एक चीज के समझे के चाहिए। अब इकर में है कि सबसे छोट वाग्य ध्वनि के ही वर्ण कहल जाएला। दूसरा तरीका से हम ऐसे भी बोल सकीला कि सबसे छोट वाग्य ध्वनि मतलब जो बोले वाला जो आवाज है, जो बोल है ना, बोलने से जो आवाज हमें से निकलता है तो उसको वाग्य ध्वनि हम लोग कहेंगे। तो सबसे छोट जो वाग्य ध्वनि है उके ही वर्ण कहल जाएगा। मतलब अगर हम बोलत ही, ठीक है, और बोले में से जो है सबसे छोट अगर कोई ध्वनि निकली तो उखे हम का कहब, उखे हम वर्ण कहब। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वाग्य ध्वनि का जो सबसे छोट रूप है वही उकर क्या कहले, वर्ण कहले। ठीक है, चलो अब जो है अब के कुछ उदाहरण से समझब। अब यहाँ पर एक चीज जरूर है कि समझ में अलग हुई कि ध्वनि और वर्ण में बिल्कुल संबंध है। का संबंध है तो हम पहले बता दी, कोई भी चीज हम सुनब, चाहे कोई आदमी बोलत है या कोई जीव जंतु कांदत है या मैंने चला कोई चीज कर बाजे कर आवाज आवत है, ठीक है, तो ध्वनि सबसे पहले तो दो प्रकार कर हुई, एक तो सार्थक हुई और एक तो दूसरा निरर्थक। सार्थक तब हुई जब अगर कोई अर्थ निकली, निरर्थक तब हुई जब अगर कोई अर्थ नहीं निकली। और मुख्य रूप से अगर कोई आदमी बोलत है, ठीक है, कोई आदमी कुछ भी अगर कहत है तो मतलब अगर कुछ ना कुछ अर्थ जरूर निकली। ठीक है, अब जब वही ध्वनि का जब सार्थक ध्वनि है उकर अर्थ निकलत है और वही ध्वनि का अगर कुछ संकेत दे देवल जाए, ठीक है, मतलब उके कुछ पार्टिकुलर चिन्ह से डिनोट कर देवल जाए, तब वही चिन्ह के हमें वर्ण कहिला। अब वर्ण के बारे में थोड़े सा आगे बढ़ीला, चूंकि ध्वनि के समझे के लिए हमें वर्ण के जाने बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वर्ण में। तो वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड या टुकड़ा नी करल जाए सकेला। अर्थात वो वर्ण जो है उस मूल ध्वनि को बोलते हैं। मूल मतलब जो मुख्य ध्वनि होता है उसको बोलते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया गया है, हर्स्व अ, हर्स्व ई, हर्स्व उ, कुछ व च क ख, ऐसा मान लिए। तो ये सब जो है ये सब वर्ण कर उदाहरण है के। ठीक है, तो अब इसको कैसे कहा गया, अगर हम आपको तोड़ने बोले कि अ को तोड़िए तो आप नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये सबसे छोटा मूल ध्वनि है, ये टूटेगा नहीं, इसका खंड टुकड़ा नहीं हो सकता है। तो ये क्या है, यह एक वर्ण है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। वैसे अगर हम फिर आपको बोले क, तो क भी एक क्या है, वर्ण है। नॉर्मली इसको भी नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगर हम चाहे तो इसको इस तरह से क हलंत जोड़ अ ऐसे तोड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद नहीं टूटेगा। तो ये क्या है, ये भी वर्ण है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद फिर टूटेगा नहीं, उसका मूल ध्वनि है, उसके बाद वह टूटेगा नहीं। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। जैसे मान ले यहाँ पे नीचे कुछ एक उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को समझिए। यहाँ पे लिखा है गरु, है ना। तो गरु शब्द कर, गरु शब्द जो है वह दो ध्वनि से मिलके बने, एक तो ग है और ऊपर में रू है। ठीक है, अगर इको आगे तोड़ल जाए तो इके चार खंड में तोड़ल जा सकेला। जैसे यहाँ पर का हो जी, पहले तो ग हलंत जोड़ अ, फिर र हलंत जोड़, अच्छा हाँ, र और हलन जोड़ उ, तो ये देखो चार भाग में टूट गलक। लेकिन इकर बाद एक और नहीं तोड़ल जा सकेला। तो ये जो चार वर्ड है ये मूल ध्वनि हो जाई। ये क्या कहले, ये मूल ध्वनि कहले। ठीक है नहीं, तो इस मूल ध्वनि के फिर से नहीं तोड़ल जा सकेला, तो यही मूल ध्वनि जो है ये वर्ण कहलाई। अब बात अपने मन के समझ में अलग हुई। अब चलो आगे देखब। तो इकर में है सेल, आगे कहल जाता है कि सेल ए इमन मूल ध्वनि वर्ण है कहें या इके अक्षर कहा है कहें। तो यह मूल ध्वनि के हमें वर्ण भी कह सकेला या इके अक्षर भी कहल जा सकेला। चलो आगे है, इके ई लखे कहल जा सकेला कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। अर्थात जे हम उच्चारण करीला, ठीक है, जो हम उच्चारण करते हैं, जो हम भाषा बोलते हैं, उसमें से जो सबसे छोटा रूप है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ण बोलेंगे।
ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कोई वर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी वर्ड मान लिया कल बोल दिए, तो कल जो बोल दिए है ना, तो क में से उसका जो सबसे छोटा रूप जो है वह क्या है, क में छुपा हुआ अ है और क हलंत है, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ल में भी जो है ल और अ दोनों छुपा हुआ है, तो उसके मिलने से, इन सारे वर्णों के मिलने से जो है तब जाके शब्द बना है, तो उसका जो सबसे छोटा रूप है वही क्या है, वर्ण है। आगे इकर से साफ पता चलेला, जो हम बात एखन बता ली, उकर से साफ पता चलेला कि वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। वर्ण और उच्चारण में बहुत क्या है, गहरा संबंध है। अब काले जैसे हम अभी तुरंत कर ली कि वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा, मतलब जो हम भाषा बोलत ही उकर जो उच्चारण करत ही, उकरे वही उच्चारण में जो सबसे छोट रूप है उके हम बता ली कि उके का कहल जाला, वर्ण कहल जाला। अर्थात जो हम उच्चारित भाषा, जो हम भाषा उच्चारण करत ही उकर में वर्ण कर छोट रूप के लेवत, अर्थात वर्ण और उच्चारण में बिल्कुल गहरा संबंध है, और हमारे टॉपिक में वर्ण और उच्चारण के बिल्कुल अच्छा से पढ़े है। तो चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ी लो। इकर में अगर आगे देखब तो मुख्य रूप से, मुख्य मतलब मुख्य रूप से वर्ण कर दुई भेद होवेला। मुख्य रूप से ई के आपने मन हिंदी में भी पढ़े हैं, तो मुख्य रूप से वर्ण कर दुई भेद होवेला, एक तो स्वर वर्ण है और दूसरा व्यंजन वर्ण है, ठीक है। अब जो है एक यहाँ पे फ्लो चार्ट रोने मन के दिखत है, ई फ्लो चार्ट के माध्यम से चलो हम थोड़े सा बतेला, उसके बाद थोड़ा डिटेल तो आगे हमने बढ़ब। तो पहला क्या है कि नागपुरी भाषा हम पढ़े थी। नागपुरी भाषा, जब भाषा जो है दो तरीके से के समझल और बोलल जाए, समझल जा सकेला। एक तो बोल के और दूसरा तो लिख के। अर्थात अगर हम कोई चीज़ के बोलत ही तो ओके, अगर हम बोलब तो अगला सुन के उसके समझी, ठीक है, तो ओके मौखिक भाषा कहल जाएला, तो यह मौखिक लिखल है। और अगर हम उसके चाहब तो लिखित रूप से, जैसे किताब में कुछ लिखल है तो ओके आपने मन या हमरे पढ़ के और समझ सकीला, ठीक है। तो किताब में जो लिखल रूप है ना, या जो किताब में लिखल जे भी रूप है, जो वाक्य है, ओके हम लिखित रूप कहिला। तो इस प्रकार से हमें मन कि नागपुरी के दो भाग में बांट ली, एक तो मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा के रूप में, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ीला। मौखिक भाषा जो है जेकर के कहल जाए, तो जिन भाषा उच्चारित ध्वनि है, मुंह से निकले वाला उच्चारित ध्वनि है ना, तो ओके हम का कहिला मौखिक। अच्छा, ये दो प्रकार का हो सकेला, एक तो सार्थक हो सकेला और एक तो निरर्थक हो सकेला। निरर्थक मतलब जो उच्चारित भाषा है ना, तो मान लिया कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका भाषा अगर हमको नहीं आ रहा है तो हो सकता है वो हमारे लिए निरर्थक हो सके, लेकिन उसका भाषा अगर हमें समझ में आ रहा है तो हो सकता है वो हमारे लिए सार्थक हो। तो इसको दो प्रकार से कैटेगरी में बांट सकते हैं, सार्थक और निरर्थक। अब यही सार्थक जो है, अब जब वही सार्थक मतलब उसका जब सही, उस ध्वनि का सही अर्थ निकले, तो फिर है ना उसी को फिर हम लोग शब्द बनेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें ध्वनियों का बहुत सारा आपस में मेल होगा, और वही ध्वनियों का, सार्थक ध्वनि का मेल को ही तो हम लोग क्या बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आगे जाकर देखेंगे। और ये शब्द भी दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सार्थक और दूसरा निरर्थक शब्द हो सकता है, ठीक है। एक का खास अर्थ निकले और दूसरा का अर्थ नहीं निकले। और इसी प्रकार से इसी में हम लोग आगे थोड़ा सा बढ़ते जाते हैं, और फिर सार्थक शब्दों के मिलने से फिर वाक्य रचना होता है, और बहुत सारे वाक्यों के मिलने से है ना हमारा भाषा एक तरह से हमारा कंप्लीट होता है, हमारा बोली कंप्लीट होता है। इस तरह से हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। अभी तो बस फ्लो चार्ट है। चलिए, इसी प्रकार से अगर हम देखें लिखित रूप में, तो नागपुरी भाषा जो है, अगर हम उसको लिखित रूप भी चाहें तो लिखित रूप में हम लोग, जैसे किताब वगैरह हो गया है ना, लेख वगैरह लिखा हो तो लिखित रूप है, ठीक है। अब लिखित रूप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, तो लिखित रूप के लिए हमें लिपि की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ता है? लिपि का जरूरत पड़ता है। तो अभी फिलहाल में याद रखिएगा कि देवनागरी भाषा, देवनागरी लिपि में ही जो है नागपुरी भाषा अभी काफ़ी फेमस है। पहले जैसे क्या हम लोग बोलते हैं कैथी लिपि और भी अलग अलग लिपि में लिखा जाता था, लेकिन अभी देवनागरी लिपि में ही लिखा जा रहा है, और इसका जो है एक तरह से ये विकास की ओर काफ़ी अग्रसर है आगे, ठीक है। अब लिपि में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, प्रत्येक ध्वनि को एक विशेष चिन्ह देते हैं, एक विशेष साइन देते हैं, उसी को चिन्ह बोलते हैं। जैसे जितना मात्रा वगैरह है हमारा जो पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, वह सब क्या है, वह एक चिन्ह है, संकेत है। तो उस ध्वनि के लिए एक विशेष संकेत दिया जाता है, ठीक है। और उसी संकेत जो हम लोग देते हैं तो उसी को आगे जाके हम लोग वर्ण या अक्षर बोलते हैं, ठीक है। और वर्णों का जब समूह बन जाता है तो उसी वर्णों का समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसी वर्णमाला को हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। फिर इसी स्वर को फिर आगे बांटेंगे हम लोग, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर वगैरह वगैरह, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग आगे देखेंगे अलग से।
अब जो हमारे जब सबसे मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो आएगा लग, ठीक है, वो क्या है? देवनागरी आधारित नागपुरी कर लेखन रूप। क्या है? देवनागरी आधारित नागपुरी कर लेखन रूप। ठीक है, कि नागपुरी में जो लेखन रूप है किस प्रकार से लिखल जाएला और वो नागपुरी से किस प्रकार से संबंधित है, तो उसी के कहल जाएला कि नागपुरी आधारित देवनागरी आधारित नागपुरी कर लेखन रूप। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, चलो एक एक करके ध्यान से समझो। तो हिंदी लखे नागपुरियों के भी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। तो दोनों में एक संबंध है कि हिंदी के भी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला और नागपुरी के भी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला। तो एक तो दोनों के बीच में संबंध ये है। आगे है मुदा, यानी कि लेकिन हिंदी में 52 वर्ण है जबकि नागपुरी में 33 ठो वर्ण है। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इके आपने मन याद रखबे। ठीक है, कि हिंदी में टोटल कय गो यानी कुल कय गो वर्ण है, तो हिंदी में 52 गो वर्ण है 52, जबकि नागपुरी में टोटल 33 गो वर्ण है। ठीक है, इतना बात समझ में आलक हुई। आगे है उच्चारण समूह के वर्णमाला कहे न। तो वर्णमाला के कहल जाएला उच्चारण समूह। जे भी हम अभी बता ली कि जब हम कोई जितना भी ध्वनि है तो उस ध्वनि के पार्टिकुलर तरीके से कुछ खास तरीके से उच्चारण कर जाएगा। तो जितना भी उच्चारण समूह है, जैसे हर्ष है ना, दीर्घ आ, हर्स्व ई, दीर्घ ई, है ना, हर्स्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अनुस्वर, विसर्ग, ये सब क्या है? ये सब आखिर उच्चारण है। तो इन उच्चारणों का जो समूह है उसी को तो हम लोग वर्णमाला कहते हैं, जिसमें स्वर वर्ण भी आ सकता है और व्यंजन वर्ण भी आ सकता है। ठीक है, तो देखो इखे आगे बताल जाए कि वर्ण के दो भाग में बांटल जाएला। पहला है स्वर वर्ण समूह और दूसरा है व्यंजन वर्ण समूह। ठीक है, अब थोड़े सा और आगे बढ़ीला। तो जैसे अपने मन देखत हैं कि स्वर वर्ण समूह पहले हमें देखा दो भाग में तो ही गेलक, स्वर वर्ण समूह और व्यंजन वर्ण समूह। अब स्वर वर्ण समूह में जो है तो पहला है हर्ष स्वर। अब हर्ष स्वर में अगर पूछल जा सके आपको एक परीक्षा में कि इकर में कौन कौन जो है हर्ष स्वर के उदाहरण थे, तो नागपुरी में भी जो है हिंदी कर तरह 3 गो हर्ष स्वर है। पहला कौन कौन ध्यान से देखब, तो पहला ये अ है। क्या है? अ, यानी कि हर्स्व पढ़ल, हर्स्व अ यानी छोटी अ। दूसरा है हर्स्व ई यानी कि छोटी ई, और तीसरा है हर्स्व यानी कि छोटी उ। तो क्या हो गया? हर्स्व अ, हर्स्व ई और हर्स्व उ। तो ये जो है इके हर्स्व स्वर पढ़ल जाएला। ठीक है, आगे दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब क्या होता है? बड़ा स्वर या बड़ी स्वर। तो ओकर में जो है 3 गो आवी। कौन कौन? तो पहला है दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, अर्थात बड़ी आ, है ना, बड़ी ई और बड़ा उ। तो इस तरह से यह दीर्घ आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ, तो ये हमार दीर्घ स्वर हो जी। ठीक है, अब आगे जो है हमार है वो क्या है? संयुक्त स्वर। अब ये संयुक्त स्वर जो है ये होवेला क्या क्या चीज है संयुक्त स्वर? तो संयुक्त का मतलब होवेल जब दो गो स्वर, दो गो ध्वनि आपस में मिल जाएला तब ओके हम लोग क्या कहेला? संयुक्त स्वर कहेला। तो उकर में क्या है? अय और ओ आवेला। ठीक है, तो संयुक्त स्वर में यहाँ पे अय और ओ के देवल है। क्लियर है? तो इके याद रखा अच्छा से, अय और ओ जो है वह संयुक्त स्वर है। चलू बढ़ी आगे। ये जो हम देख एखन तक जो बता ली है ना, लेखन देवनागरी आधारित लेखन स्वरूप जो है नागपुरी कर, ये जो है ये उमेश नंद तिवारी और डॉक्टर उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा कर हिसाब से ये कोई पॉइंट है। इके जो है अगर हमें थोड़ा सा और डीप में जइला, नागपुरी कर एक मशहूर लेखक जो है पीटर शांति नौरंगी जो रहे उकर मुताबिक में। ठीक है, तो अच्छा इकर में और एक नोट्स अपने मन के याद रखे है कि नागपुरी में जो है आय और औ, क्या है? आय और औ कर उच्चारण नहीं कर बराबर या बहुत कम होवेला। ठीक है, इके भी बिल्कुल अच्छा से याद रखबे। ठीक है, क्योंकि हर्ष हमें जैसे अभी जो हर्ष जो स्वर वर्ण होवेला उकर में हर्स्व अ, हर्स्व ई, दीर्घ हर्स्व उ, फिर दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ये तो है ही। आई ए है ना, ए है, ओ है, आय है, औ है, ये सब है। लेकिन आय और औ का उच्चारण जो है नागपुरी में यानी उसका प्रयोग बहुत कम होता है, इसलिए कहा गया है आय और औ का प्रयोग जो है नागपुरी में बहुत कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए होना चाहिए, है ना, ए और औ
ओ हो गया, आय और ओ का उच्चारण नहीं के बराबर होता है, ये लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अब आगे डोरेमन देखा थी, अगला हमारा टॉपिक है वो नागपुरिया सादानी बोली कर व्याकरण पीटर सांदी नौरंगी कर मुताबिक। तो उकर मुताबिक हमें इके समझब। तो उकर मुताबिक जो है ध्वनि समूह के हमें पहले समझेला। तो उमन बता है कि हमार स्वर ध्वनि जो है इके हम ऑलरेडी बताई चुकी, तो उखे वही चीज़ के बार बार रिपीट नहीं करब। तो थोड़े सा हमें और आगे बढ़ीला, स्वर में आविला सीधे सीधे, ठीक है। तो उनकर मुताबिक नागपुरिया सदानी बोली में मूल 3 गो स्वर है, जो ऊपर में भी बताल जाए तो यहाँ भी है, मतलब यहाँ कुछ कुछ बहुत सारा बिल्कुल मेल खई, थोड़ा बहुत कर अंतर भी हो ही सकेला। तो यहाँ पे पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक नागपुरिया सदानी बोली में मूल स्वर 3 गो है, हर्स्व अ, हर्स्व ई और हर्स्व उ। तो बिल्कुल सही है, ऊपर में भी यही बात है। आगे हर्स्व स्वर कर बाद जो है दीर्घ स्वर, और इकर 3 गो दीर्घ रूप भी है, जिकर में दीर्घ आ, दीर्घ ई या दीर्घ उ। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आप कोई भी बुक से देख लें, ये दोनों बिल्कुल क्या है, सही है। अब हमें थोड़ा सा आगे बढ़ीला, जे शायद पिछले किताब के मुताबिक नहीं देवल रहे। अब आपने मन देखबे कि गुण स्वर के बारे में। तो गुण स्वर जो है, जैसे उमेश नंद तिवारी वाला जो किताब है, ओकर में गुण स्वर के बारे में चर्चा नहीं करल जाए, लेकिन इकर में है। तो चलो आगे समझेला कि गुण स्वर कय गो होवेला। तो गुण स्वर 2 गो है, कय गो है, 2 गो। तो गुण स्वर में कौन कौन है, एक जरा समझू। तो 2 गो गुण स्वर में जो है ए और ओ है ना, ए और ओ जहाँ पे उसके संयुक्त स्वर देवल जाए रहे, यहाँ ए और ओ के गुण स्वर कहल जाए है। तो जिनका कभी हर्ष और उच्चारण भी होता है, तो इके याद रखब कि ए और ओ को, अर्थात ए और ओ को कभी कभी हर्ष और स्वर का भी उच्चारण होता है, ये कहा गया है। ये गुण स्वर है, और कभी कभी हर्ष स्वर्ण के रूप में भी इसका उच्चारण होता है इनके अनुसार, ठीक है। आगे हम लोग उदाहरण में भी देखेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। नेक्स्ट है यहाँ पर आगे देखो कि 2 वृद्धि स्वर भी है ना। एक तो आपने मन देख लें हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, फिर गुण स्वर, अब है वृद्धि स्वर। तो वृद्धि स्वर में क्या है, आय और औ, ठीक है। लेकिन इकर प्रयोग जो है थोड़ा बहुत व्याकरण होता है नागपुरी व्याकरण में, अर्थात हमने ऊपर देख रही उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्रा वाला किताब के हिसाब से कि आय और ओ कर प्रयोग जो है नहीं कर बराबर होवेला। तो पीटर शांति नौरंगी भी कही हैं कि ये आय और ओ के जो उमन मतलब 2 गो स्वर माइन है, ठीक है। इकर नाम उन का दे हैं, वृद्धि स्वर दे हैं। लेकिन ये कही है कि इकर प्रयोग जो है थोड़ा बहुत व्यवहार में आवेला, कभी कभार, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस प्रकार से ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके याद रखब कि इनके सिवा जो है वो और भी आगे बताएं कि अनुस्वर है ना, अनुस्वर और अनुनासिक। तो इके अनुस्वर कहल जाला, याद रखब, और इके अनुनासिक पढ़ल जाला, ठीक है। तो अनुस्वर जिसको है नागपुरी साधारण बोल भाषा में हम लोग इसको है ना अंग ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं। तो अच्छा नहीं है, ये तो विसर्ग अलग हो जाता है। तो अनुस्वर्ग, विसर्ग और एक अनुनासिक है। तो इस तरह से वो जो है टोटल कई गो स्वर के बारे में बात कर रहे हैं, तो 12 गो स्वर के बारे में बात कर रहे हैं। अब चलो ये कि बिल्कुल एकदम कम समय में 1 मिनट में पहले हमें समझ लेला कि पीटर शांति नौरंगी के हिसाब से कुल 12 गो स्वर कौन कौन है। तो चलो आगे बढ़ेला। पीटर शांति नौरंगी के हिसाब से कुल 12 गो स्वर कौन कौन है। तो आपने मन देख लें कि 3 गो हर्स्व स्वर है, ये 3 गो हर्स्व स्वर हो गया, ये 3 गो दीर्घ स्वर हो गया, क्लियर है। 2 गो गुण स्वर हो गया, फिर 2 गो वृद्धि स्वर हो गया, और इधर अनुस्वर्ग और अनुनासिक 2 गो हुआ। तो आप जोड़ी टोटल कै गो हो गया, 3 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। तो आपने मन के समझ आलोक हुई कि टोटल जो है पीटर शांति नौरंगी बताएं कि नागपुरी में टोटल कै गो स्वर है। तो टोटल 12 गो स्वर है। इके बिल्कुल अच्छा से अपने मन की याद रखेगा है। अब आगे बढ़ो अपने व्यंजन वर्ण समूह के हिसाब से, ठीक है। तो जैसे अपने पीछे हमें बताई कि वर्ण के 2 तरीका से बांटल जाएला, एक तो स्वर वर्ण और दूसरा क्या है, व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण समूह के बारे में थोड़ा सा चर्चा करीला। व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होवेला।
अर्थात हम ये कही सकीला कि जब व्यंजन वर्ण कर आप उच्चारण करेला तो ओकर में स्वर वर्ण कर सहायता लेवल जाएला। बिना स्वर वर्ण कर सहायता से व्यंजन वर्ण कर उच्चारण नहीं करल जा सकेला, तो के हम क्या कहिला, व्यंजन वर्ण कहिला। जैसे अगर हम बोला थी क, तो ओकर में पीछे क में अ छुपल है, ख में अ छुपल है, समझ में आए कि नहीं है। अगर हम बोला थी की, तो की में ई छुपल है। अगर हम बोला थी को, तो को में ओ छुपल है। इस तरह से लगभग हर व्यंजन में जो है अपने मन देखब कि ओकर में क्या है, मात्रा छुपल है। ठीक है, ठीक है। तो वर्ण जो है नॉर्मली अगर हम बात करेला तो क ख ग घ अंग इस तरह से हमर वर्ण है। तो वर्ण में प्रत्येक वर्ण में जो है स्वर वर्ण छुपल है, यानी प्रत्येक व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण छुपल है। तो इकर में देखू इसी बात के जिक्र करला है, जिसे क हलंत जोड़ा, तो यहाँ पे क आया। अच्छा, इसको जो है किताब में हमने जो है वो पाया कि ये गलत है। इसमें ये लिखा हुआ है कि क जोड़ अ हलंत। अब हलंत जब भी लग जाए, जैसे ख में अगर हम हलंत डाल दें, इसका मतलब हुआ कि इसका आधा हो जाए। इसका क्या हो जाता है, आधा। ठीक है, इस तरह से द में हलन डाल दिए, इसका मतलब इसका आधा उच्चारण होना। अब जरूरी मन ये बताओ कि अ तो के तोड़ल ही नहीं जा सकेला। जब अ के तोड़ल नहीं जा सके तो कर हलंत कैसे हुई। तो इस हिसाब से हम एक रिसर्च जब कर ली, कि किताब में ढूंढ ली है ना, और भी जगह है, तब ये चीज़ को पता चल कि नहीं, कि ये जो है ये देवनागरी सॉरी उमेश नंद तिवारी, शकुंतला मिश्रा वगैरह किताब सब में है। तो यहाँ पर जो हलंत जो है वो अ में डालल है, जो कि गलत है। एक्चुअली ये क में होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे हिसाब से अगर और मन का अगर लागत है कि नहीं वो अगर सही है, तो अब जरूर बताओ कि क्या वजह है। ठीक है, चलो बाकी हमें जो है और भी हिंदी किताब इन्हें होने से सब तरह से भी हमें चेक की रही। तो क हलंत जोड़ अ बराबर क है, ख हलंत जोड़ अ बराबर ख। तो ये दो उदाहरण हम ले ही, बाकी जाएगा भी जितना भी व्यंजन वर्ण है सब में रोरे के अ जो है वह मिली, यानी कि अ जो है कर मदद लेवल जाए तबे जाए करके वो पूरा हो। यहाँ पे क का आधा उच्चारण हुआ थे और अ कर, तो दोनों मिलाए के तब क आवा थे। उसे ही ख का आधा उच्चारण फिर अ, दोनों मिल के जब ख बना थे। इस तरह से व्यंजन वर्ण कर उच्चारण करे के लिए हमरे मन के स्वर वर्ण कर सहायता लेवे के पड़त थे। आगे है कि हिया क और ख कर संगे अ लुकला है, तीत हम ऑलरेडी बताई चुकी। यह लगभग 100 व्यंजन में स्वर छुपला है। तो इखे जो है व्यंजन वर्ण कहल जाला, रोरे मन के समझ में अलग हुई। व्यंजन वर्ण समूह में क ख से लेके हमार ह तक अक्षर है ना, सब आई जी। आगे है नागपुरी व्यंजन के बारे में थोड़े सा और डिटेल में चलीला। तो नागपुरी व्यंजन में रोरे मन देखा थी, जैसे क ख ग घ है ना, तो इकर में अंगा जो है नागपुरी में प्रयोग नहीं होवेला, इके याद रखब। आगे है च छ ज झ, इया भी नागपुरी में प्रयोग नहीं होवेला। हाँ, कहीं कभार इकर जरूर प्रयोग है, जैसे चिया है ना। हमें अगर कहल कि चिया, जो चिया वर्ड है तो ये कभी कभी आए जाएला है ना। चिया प्रॉब्लम समझत हो, तेतर कर बीज के जो है चिया कहल जाएला। ठीक है, नॉर्मली, या फिर चिया कर वर्ड बहुत कम थोड़ा बहुत के लिए भी होवेला। जैसे अगर कोई कहल जाए है ना कि एक चिया, जैसे और आम भाषा में रो रही इसके समझत हो कि जैसे कोई आम का टुकड़ा के जो है या आम के छील के पाट देवत है, तो एक चिया दे खाए के लिए। एक चिया मतलब एक छोटा सा टुकड़ा भी है, तो ये भी कहल जाएला। तो चिया कर एक मतलब भी होवेल उकर छोट टुकड़ा। तो हम ये बता ली कि यहाँ अंगा कर प्रयोग तो नहीं होवेला, साथ में इया कर प्रयोग बहुत कम कभी कभार होवेल, तो ई बार नहीं है। तो ट ठ ड ढ अना कर प्रयोग नहीं होई के, अना कर जगह में न कर प्रयोग होवेला, आगे जाके बता। त थ द ध न प फ ब भ म, इस तरह से य र ल व। तालिब स कर भी प्रयोग नहीं होवेला, इकर जगह में दम स प्रयोग में आवेला, इकर जगह में न प्रयोग में आवेला। ये देखो दम स प्रयोग में है ना, ह अड़ और ढ। तो इस तरह से ये जो है हमार टोटल कुल मिला के ये व्यंजन नागपुरी व्यंजन के अपने मन के समक्ष हमें रही। ठीक है, चलो बढ़ी लागे। अब रोरे मन के एक चीज नोट करके रखे के है ना, बिल्कुल याद रखे के, प्रश्न कहीं से भी कैसे भी पूछल जा सकेला। तो नागपुरी व्यंजन में अंग, इया, अन, तालिब स,
मूर्धन स, इके मूर्धन स कहीं कहीं आपने मन के पेट कटासा भी कहिला, क्योंकि इकर पेट काटल है इसलिए आपने मन के पेट कटासा कहिला, लेकिन नॉर्मली के मूर्धन स पढ़ल जाएला। तो क्या का हो गया, अंगा इया, है ना, का है अंगा है, इया है, अणा है, तालिब स है, मूर्धन स है ना, अक्षय है, तरा और ज्ञ। इकर उच्चारण जो है सीधा रूप में नहीं होवेला, है ना, कुछ कुछ कर तो नहीं होवेला, जैसे अंगा कर नहीं होवेला, अंगा कर यूजे नहीं होवेला, इया कर नहीं के बराबर होवेला, कहीं भी कभार है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है ना। और कुछ कुछ ऐसा वर्ण है जेकर प्रयोग जो है सीधा रूप में नहीं हो के उकर प्रयोग बदल के होवेला, बदल के उकर प्रयोग होवेला। ठीक है, जैसे हम ऊपरे बता ही एखन आगे और भी हमें देखब। ठीक है, जिकर में हम क्या बता ही कि अन कर प्रयोग न कर रूप में होवेला, अर्थात अन के जगह न कर प्रयोग करल जाएला। ठीक है, तालिब स और मूर्धन स के जगह में दन स कर प्रयोग करीला, है ना। वैसे अक्षा कर जगह में हमें छ कर प्रयोग करीला, है ना। ज्ञ कर प्रयोग में जैसे इस तरह से यहाँ ज्ञ है तो ज्ञ कर जगह में गमे कर गे या ज्ञ ऐसे प्रयोग होवेला। तो आगे जाके हम इके डिटेल में देखब कि कैसे इकर प्रयोग है। तो चलो अब हमारा अगर टॉपिक हुआ थे उच्चारण कर, प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में कहल जाला, ओके हिंदी में उच्चारण। अब वो वर्ड डायरेक्ट हम कैसे आली, चूँकि अब जैसे हम बता ही कि एकर कैसे प्रोनाउंसिएशन करल जाएला। ठीक है, जैसे आना कर, है ना, जैसे हम अगर हम कुछ एक उदाहरण थोड़ा सा देख चाहिए। जैसे हम अगर इके पढ़ब तो पता है कि हमें हिंदी में क्या पढ़ब, एक हिंदी में हमें पढ़ब व्याकरण। ठीक है, क्या पढ़ब, व्याकरण। क्यों, क्योंकि व्याकरण जो है इसमें अण जो है उसका जो है एक अलग तरीके से उच्चारण होगा, लेकिन जब नागपुरी में जो है तो अण के जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, बिल्कुल न का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसको सीधे सीधे क्या बोलेंगे, व्याकरण। क्या बोलेंगे, व्याकरण, जबकि हिंदी में क्या बोलते हैं, व्याकरण। ठीक है, तो यहाँ पे उच्चारण में जो है अंतर होगा। इसी प्रकार से बहुत सारा वर्ड में, जैसे अगर हम मान लिया कि छतरी, ठीक है, हम यहाँ पे बोल रहे हैं छतरी, इस तरह से देखिए छतरी का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वही नागपुरी में हम पढ़ेंगे तो इसको हम पढ़ेंगे खतरी, है ना, समझ में आए। तो यहाँ पे अक्षा जो है वह ख के तरह प्रयोग होगा। तो यही चीज को हमें उच्चारण कैसे करते हैं उसी को तो हमें देखना है अगला टॉपिक। तो यही है हमारा अगला टॉपिक, और वह क्या है, उच्चारण अर्थात प्रोनाउंसिएशन का नियम नागपुरी में क्या है। और इस नियम को जो है एकदम बिल्कुल डीप में हम लेके चले हैं, सारी चीज़ को बिल्कुल डीप में ही लेके चले हैं, जिसमें सारा किताब का जो है अलग अलग जो नियम है उसको हम लेकर के चले हैं। तो आप देख पा रहे हैं टोटल इसमें जो है इतने सारे नियम है। ये पहला बुक के हिसाब से, अगर आप दूसरा बुक के हिसाब से देखिएगा तो फिर इसमें 8-10 गो नियम है। तो इस नियम को बिल्कुल अच्छा से देखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके। जैसे आपने मन देखा थी कहों कहों नागपुरी में च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार भी करल जाएला। हम ऊपरे कही चुकी कि इया कर प्रयोग नहीं होवेला, लेकिन हाँ कहीं कहीं कर प्रयोग हो जाएला, जैसे चिया हम ऑलरेडी बताई चुकी कर बारे में, तो ज़्यादा हम नहीं बता, है ना। तो चिया जो है नागपुरी में प्रयोग होवेला, जेकर मतलब हम बता ली कि छोटा कोई भी चीज़ बहुत छोटा थोड़ा बहुत के लिए एकदम बिल्कुल तिनके से देवे है तो कि हम चिया वर्ड यूज करब। और वैसे नागपुरी में जो है तेतर कर बीज के भी जो है हमें चिया कहिला। चलो आगे अगर हम बढ़ब तो अना कर प्रयोग है, तो अना कर उच्चारण जो है न करल जाएला। नागपुरी में अना के हमें लिखिल न, और नागपुरी में एक बात है कि जे हम लिखब उखे हम बोलब, जे हम बोलब वही हम लिखब, उका अलग से बोले की जरूरत ना है। तो नागपुरी में आना के जो है न लिखीला और उके न पढ़ीला, है ना, आना नहीं पढ़ब। ठीक है, जैसे अगर हिंदी में अगर हम बोला गुण, हिंदी में हम उच्चारण क्या करेंगे, गुण, लेकिन नागपुरी में हम लोग उसको क्या बोलेंगे, गुण। क्या बोलेंगे, गुण। तो गुण और गुण में अंतर है, क्योंकि इसमें आना का प्रयोग ना करके सीधे सीधे न का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, इस चीज़ को आप समझिएगा। तो अणा के जगह में क्या यूज करेंगे, न का प्रयोग करेंगे नागपुरी में, और अणा को न का उच्चारण करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तीसरा हमारा रूल है, ये है हमारा, ये तालब स पूरा नहीं है, यह आधा है। तालब स हलन दिया है मतलब उसका आधा उच्चारण है, तो तालब स का आधा उच्चारण हो, है ना, यानी कि अर्थ तालब स कह सकते हैं, या तालब स
या मूर्धन्य स, इन तीनों को हम लोग नागपुरी में यूज नहीं करेंगे। इसके जगह सीधे सीधे दंत स यूज करेंगे और उच्चारण दंत स का जो हम लोग साधारण उच्चारण बोलते हैं स, वही रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको समझिएगा। तालब स या मूर्धन्य स हो, उसके जगह दंत स लिखेंगे, है ना, चाहे तो ख लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ख। तो इस तरह से या तो स या ख का उच्चारण करल जाएगा। तो उच्चारण जब भी करेंगे तो तालब स या मूर्धन्य स की जगह स या ख का उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दोष, ठीक है, तो उसको सिंपल भाषा में यहाँ पर जो हम लोग दंत स का यूज करके हम लोग लिखेंगे दोष। अगर अगर हम आते हैं पुरुष, ये क्या लिखा हुआ है? पुरुष। यहाँ पे मूर्धन्य स यूज हुआ है, तो हम उसको हम पुरुष बोलेंगे या पुरुष बोलेंगे। नॉर्मली अगर आप गांव देहात के लोगों से बात करेंगे तो आपको पुरुष ना बोल के वो लोग क्या बोलेगा? पुरुष, है ना। ये पुरुष मन काम है कि जनाना मतलब काम है कि, तो हम पुरुष यूज करेगा। तो पुरुष के जगह क्या यूज होता है? पुरुष का प्रयोग होता है। वैसे ऋषि, है ना, तो ऋषि की जगह जो है नागपुरी में हम लोग मूर्धन्य स न लगा के दंत से लगाएंगे। और यहाँ री, ये जो हम लोग यूज कर रहे हैं री, इसके जगह भी हम लोग र का प्रयोग करते हैं नागपुरी में, भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऋषि साधारण रूप से बोलेंगे या रीखी बोलेंगे। क्लियर है? अर्थात हमने अभी बताया था कि मूर्धन्य स को या तो स या तो फिर ख के रूप में प्रयोग होता है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आया होगा, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम आवेला अगला नियम में। अगला नियम रोमन के सामने है कि कहो कहो य कर उच्चारण जो है ज जैसन होवेला। तो नागपुरी में जो है कहो कहो य कर जगह में हम किस कर उच्चारण करेला? ज कर उच्चारण करेला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखब। जैसे योग, क्या है? योग। तो योग के नागपुरी में हम योग नहीं लिख के जोग लिखब, और के पढ़ब भी हम जोग। तो नागपुरी में उच्चारण कैसे करब? जल्दी से बताओ। नागपुरी में योग लिखल नहीं जाएला, य के जगह जग का प्रयोग है और उच्चारण हम जोग करब। ठीक है, जैसे संयोग, हिंदी में संयोग होवेला और नागपुरी में हमके का पढ़ब? संजोग। ठीक है, तो य कर जगह में क्या आ रहा है? जो। जैसे संजोग से तुम्हें भेटाई गेले, तो संयोग हिंदी में बोलेंगे तो बोलेंगे संयोग से तुम्हारे से मुलाकात हो गया, लेकिन नागपुरी में क्या बोलेंगे? संजोग से तुम भेटा गया। ठीक है, या तोर से भेंट हो गेलक। तो इस तरह से आगे है योजना। ये क्या है? योजना। उके नागपुरी वाला लोग क्या बोलेगा? योजना। ठीक है, जैसे हम ये कह सकीला कि सरकार कर योजना आम आदमी मंठन ने या आम आदमी तक नहीं पहुँचे थे, तो योजना हो गलक। तो ओके, योजना की जगह योजना हम लोग पढ़ रहे हैं, या की जगह ज का उच्चारण होता है। तो इसको अच्छा से बिल्कुल याद रखना है। देखिए एग्जाम में यही सब पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ के अच्छा से याद रखना है। चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ीला। आगे है अक्षर। ये हम अक्षर पढ़ीला, तो अक्षर का उच्चारण जो है वो ख चाहे छ होवेला। तो नागपुरी में इस चीज़ के याद रखब कि अक्षर का उच्चारण ख चाहे तो छ होवेला। जैसे हिंदी में हम पंछी पढ़ब तो ओके, सॉरी पक्षी पढ़ब। हिंदी में पक्षी है, लेकिन नागपुरी में ओके पंछी पढ़ल जाई। नागपुरी में क्या पढ़ल जाई? पंछी। ठीक है, समझ में अलग हुई। आगे जैसे हिंदी में क्षमा लिखल है, हिंदी में क्षमा लिखल है, अक्षय है वहाँ पे, तो अक्षय का जगह अगर नागपुरी में हम ओके पढ़ब तो हम क्षमा पढ़ब के। वैसे पढ़ दिए तो हम सेम ही, लेकिन ओकर लिखे कर जो है अक्षर जो है वह बिल्कुल का हो जा है, बदल जा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ीला। आगे है छतरी। तो छतरी के नागपुरी में खतरी पढ़े जी। तो यहाँ पे का होवत है कि अक्षर कर जगह ख कर प्रयोग होवत। चलो अगला रूल में पढ़ीला। अगला नियम हमारा क्या है? तरह। ठीक है, तो यहाँ पर तरह का उच्चारण तर जैसन और गेय का उच्चारण गेय, गमे कर गे और य गेय होवेला। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज का अच्छा से याद रखब कि तरह का जो उच्चारण है वो हमें तर जैसन करेले। जैसे तरान, तो उसके हिंदी नागपुरी में लिखब हमें तरान, तरान। ठीक है, तर हमें कर रान। वैसे ज्ञान लिखल है, तो गे यमे कर या न ज्ञान, तो गमे कर गे यमे कर या न ज्ञान। इस तरह से तो बिल्कुल यहाँ पे जैसा सुनाता है वैसा हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा बदल जाता है, इसी को अच्छा से याद रखिएगा कि किस प्रकार से परिवर्तित। तरह का डायरेक्ट यूज नहीं हुआ, तरह के जगह तर का यूज हो रहा है। ज्ञ का डायरेक्ट यूज नागपुरी में नहीं हुआ, ज्ञ के जगह गेय का यूज हुआ। तो इसको बिल्कुल अच्छा से याद रखिएगा। आपको यहाँ पे वर्तनी या उच्चारण लिखने के लिए देगा कि इसमें से कौन सही है, तो इस तरह से आपको अच्छा से याद रखना है। अब हालांकि नागपुरी में कुछ अपवाद भी है, दो चार, जो डायरेक्टली जो है उसी रूप में प्रयोग नहीं, मतलब नागपुरी में हो जाता है जैसा हिंदी में है। तो समझते हैं। तो अपवाद में इसको बताया गया है कि कुछ मौलिक हिंदी
सबद मन नागपुरी सबक मन से नागपुरी पूरा पूरी खरीप न खाएं। अर्थात मतलब कुछ कुछ ऐसा शब्द मना है जेके हिंदी रूप में ही लिखल जाएला, मतलब एखन भी है ओके हिंदी रूप में लिखल जाएला, उकर में परिवर्तन नहीं होए। ठीक है, अब इकर में कौन कौन है से कि इकर हमें पहले समझ लेविला। जैसे यहाँ पे लिखल है वर्ण, अब वर्ण के भी नागपुरी में एखन तक वर्ण लिखल जाएला। शिक्षा, तो शिक्षा के भी नॉर्मली इसने ही लिखल जाएला। रक्षक हो गलक, तो ये शब्द मन जे है वो कुछ अपवाद में है जेकर बिल्कुल वह रूप में लिखल जाएला था नागपुरी में भी। तो संगी साथी मन यहाँ तक तो क्लियर है। अभी का जो अगला भाग जो है इके हमें थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाते इसलिए अगला दिन देखा भी के। ठीक है, जेकर में हमें नागपुरिया सादानी बोली कर जो व्याकरण है पीटर शांति नवरंगी का उकर हिसाब से करीबन 9 से 10 रूल जो है मतलब नियम बताल जाए है उच्चारण कर, है ना, कि नागपुरी में उच्चारण कर का नियम है। तो ये नियम के हम रोरेमन के अगला वीडियो में बिल्कुल विस्तार से देखा, जिससे रोरेमन देखा थी 9-10 गो नियम बताए हैं उमन, टोटल 10 का 12 गो नियम बताए हैं उच्चारण कर। तो ये नियम के हम अगला वीडियो में देखब। साथ ही हमें वर्तनी के बारे में थोड़ा डिटेल में देखब। वर्तनी के वैसे ही वर्तनी में बहुत सारा चीज़ हमें के पढ़े के पड़ी, जैसे जेकर में संयुक्ताक्षर कर प्रयोग है, अपनी हिती कर हिसाब से जो है वर्तनी में परिवर्तन आवेला, बालघात कर वजह से परिवर्तन आवेला। तो ये मन के हमें थोड़ा डिटेल में देखब अगला क्लास में। ठीक है, तो संगी साथी मन बहुत कुछ पढ़े के जैसे रोरेमन देखा थी इस सारा कुछ के पढ़े के है। फिर शुद्ध भाषा प्रयोग क्या है, तो रोरेमन वीडियो में बनल रहो। और हाँ, जे संगी साथी मन नया ही बिल्कुल हम बार बार नहीं कहब, लेकिन हाँ रोरेमन के भी अपन कर्तव्य कर मानते हुए जो है कर्तव्य का पालन करते हुए कम से कम वीडियो के सब्सक्राइब कर सकीला, ताकि ईमन के बनाए में कितना मेहनत करेला वो रोरेमन भी जानत हो कि नागपुरी के टाइप करे जो है बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, तो मटेरियल जुटाए में काफ़ी मेहनत करे पड़ेला। तो रोरेमन के कोई शुल्क तो देख नहीं पड़ा थे, कम से कम वीडियो के सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करो, ताकि अधिक लोगों तक अगर पहुँच हो सकेला, ताकि हमरे के भी थोड़े सा अच्छा लगी। चलो, तो यह बात करते हुए जो है हम आज कर वीडियो के समाप्त करीला, और अगला वीडियो में रोरेमन ले आओ इकर अगला पार्ट के लेके। और तब तक के लिए अपने मन ये सब के पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहो। चलो, जोहार, धन्यवाद।